नमस्कार। हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपीपी और रेडियो ऑपरेटर के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ, सियाराम शरण गुप्त या गोपाल सिंह नेपाली। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ और इनकी यह एक आंचलिक उपन्यास है। यह नेपाल से सटे हुए बिहार के क्षेत्र पर आधारित उपन्यास है। इस रचना के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। तो राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, इसमें बताना है कि बहुवचन बताना है प्रजा का। दिए गए विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो प्रजा लोग होगा, प्रजाजन होगा, प्रजा वर्ग होगा या प्रजा होगा। तो प्रजा का बहुवचन होगा प्रजाजन, प्रजाजन होता है। नेक्स्ट है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आधा आधा खाना, तीतर और बटेर मिलाकर खाना, दो चीज़ों का मिश्रण या बेमेल चीज़ों का मिश्रण। तो देखिए, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, मधुशाला के रचनाकार बताना है। तो मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, सूरदास है, महादेवी वर्मा है या हरिवंश राय बच्चन है। तो ये हैं मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे मधुबाला हो गया, मधु कलश हो गया, ये हैं। नेक्स्ट है, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास है, छेकानुप्रास है या रूपक है। बताइए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, इसमें जो सजना है वो दो बार आया है, तो जिसमें पहले सजना का अर्थ श्रृंगार से संबंधित है और दूसरे सजना का अर्थ हस्बैंड या पति से संबंधित है, सजना। तो इसमें है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है कि एक ही शब्द दो बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। अनुप्रास अलंकार उसमें होता है जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में उसके समानता दिखाई जाती है, जैसे मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। और यह भेद है अर्था अलंकार का। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार ये शब्द अलंकार का भेद है, और रूपक अलंकार जो है वो अर्थालंकार का भेद है। नेक्स्ट है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। तो आने वाला क्षण लाल नजर आता है, इसमें वचन बताना है। तो इसमें क्या है? क्षण में क्या है? बहुवचन है, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन या एक वचन। तो बताइए इसमें क्या है? तो इसमें है एक वचन। क्षण में जो है वो एक वचन होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो इसमें क्या है? सामान्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है या सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल है। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन बी सही है। जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानना है। तो देखिए, जो गलत है उसका उचित रूप क्या होगा? ये शब्द गलत है दुर्गम, तो इसका उचित रूप क्या होगा? तो दुर्गम होगा, दुर्गम होगा, दुर्गम होगा या दुर्गम होगा। तो इसमें जो होगा वो दुर्गम होगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सुयस का पर्याय बताइए। सुयस का पर्यायवाची बताना है। तो उत्पातु होगा, सुकीर्ति होगा, सृजन होगा या दिक होगा। तो सुयस का पर्यायवाची होता है सुकीर्ति। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। मैं अध्यक्ष खाली स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने खाली स्थान निवेदन करता हूँ। तो इसमें जो सही कथन है वो है कि मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। और को और के किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काट होना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो काट होना मुहावरे का अर्थ क्या है? काट होना मुहावरे का अर्थ है
स्तब्ध होना, सचेत होना, निश्चेष्ट होना या मूर्ख होना। तो स्तब्ध होना है। काठ होना मुहावरे का अर्थ है। स्तब्ध होना या चेतना रहित होना होता है। नेक्स्ट है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विरह गीत होगा, निरंतर निवेदन होगा, निरर्थक होगा या बेसुरा गायन होगा। तो अरण्य निवेदन का अर्थ होता है निरर्थक या ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे, यह होता है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी, निरर्थक। नेक्स्ट है राई का पहाड़ बनाना। दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो राई का पहाड़ बनाना, इसका क्या अर्थ है? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, राई इकट्ठी करना या बहुत सारी बातें करना। तो राई का पहाड़ बनाने का जो अर्थ होता है वो होता है छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है भूडोल का अर्थ क्या है? तो भूडोल का अर्थ क्या है? देवांगना, सुमेरन, भीतर या जलजला। तो देखिए भूडोल का जो अर्थ होता है वो जलजला होता है और भूकंप होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ऑप्शन ए में है कि फंसाने के तरीके कुछ दरबारी, ऑप्शन सी है बीरबल को मुसीबत, और ऑप्शन डी में है कि सोचते रहते थे। तो इसमें देखिए जिसमें त्रुटि है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो मुसीबत है वो गलत तरीके से लिखा गया है। मुसीबत जो है 100 में बड़ी की मात्रा होती है, इसमें छोटी ई लगा है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? इसमें चीर का समानार्थी शब्द बताना है आपको। तो वो है चीरना, वस्त्र, चीड़ या प्राचीर। तो चीर का समानार्थी बताना है तो वो हो जाएगा वस्त्र। कपड़ा या वस्त्र होता है समानार्थी चीर का। नेक्स्ट है समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार का बहुवचन बताना है तो समाचार हो जाएगा, अनेक समाचार हो जाएगा, समाचार पत्रिका होगा या समाचार हो जाएगा या समाचारों हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या है? तो इसमें जो बहुवचन होगा वो है ऑप्शन ए। समाचार का बहुवचन जो है वो समाचार ही होता है। और इस प्रकार से प्राण, बाल और हस्ताक्षर भी ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अनावृष्टि, अनिवृष्टि, अनुवृष्टि या अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है अनावृष्टि। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। तो देखिए अपने नाम के आगे कोई भी समान सूचक शब्द नहीं लगाते हैं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेरा नाम मोहन है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा है? तो इसमें ज्येष्ठ का तद्भव बताना है तो वो देवर है, पुत्र है, बड़ा है या छोटा है। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी सही है। इसमें ज्येष्ठ तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जेठ होता है, किंतु इसमें उचित विकल्प में जेठ नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर बड़ा ही हम लेंगे, तो बड़ा सही है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जंगल का समानार्थी बताना है तो कस्बा हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, नगर हो जाएगा या सुनसान हो जाएगा। तो जंगल का समानार्थी शब्द हो जाएगा अरण्य। अरण्य जो है वो जंगल का समानार्थी शब्द होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक बताना है तो वो है भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल चौबे, हरिवंश राय बच्चन या अशोक सर्राफ। तो देखिए सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल चौबे। ऑप्शन बी सही है। बिहारी लाल ने 700 से अधिक दोहों का संकलन किया है जिसे बिहारी सतसई कहते हैं। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। बिहारी लाल का उपनाम चौबे है, इसलिए इनका पूरा नाम हुआ बिहारी लाल चौबे।
इन्हें रस के अग्रगण्य कवियों में भी गिना जाता है। रस के अग्रगण्य कवि हैं ये। नेक्स्ट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसमें होगा, ऑप्शन ए में है कि कपास धुनना, ऑप्शन बी है हरि के भजन में मस्त होना, और ऑप्शन सी में है कि उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य करना। लक्ष्य तो उच्च लेकर चलना लेकिन निम्न कार्य करना, और ऑप्शन डी में है कि उच्च लक्ष्य पर चलना। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च लक्ष्य को लेकर चलना लेकिन निम्न कार्य करना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? इसमें च वर्ग ध्वनियों को बताना है कि किस वर्ग में आती हैं। वर्य में आती हैं, वत्सर्य वर्ण में आती हैं, दंत में आती हैं, तालव्य में या कंठ में आती हैं। तो देखिए, च वर्ग की ध्वनियाँ जो है वो तालु वर्ग में आती हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो है वो तालव्य कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत छोटी बड़ी च वर्ग में आता है च छ ज झ य, और य और तालव्य श आते हैं, ये तालव्य में आते हैं। और दंत में आता है क वर्ग अ आ, और क वर्ग आता है क वर्ग आता है कंठ में, अ आ और कंठ में आता है। और दंत वर्ग में आता है त थ द ध न, वो दंत में आता है। और कंठ में आता है क वर्ग, क से लेके अंग तक जो आता है क ख घ अंग, अ आ आता है। तालव्य में च वर्ग आता है। नेक्स्ट है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है? तो जहाँ च और ल की आवृत्ति हुई है तो बताइए इसमें उपमा है, रूपक है, यमक है या अनुप्रास है? तो उपमा अलंकार वे अलंकार होता है जिसमें किसी की उपमा दी जाती है, किसी की किसी से तुलना की जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यह है मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है। रूपक अलंकार में उसी के समान माना जाता है, जैसे मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार आते हैं परंतु उसका अर्थ अलग होता है। और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पे अनुप्रयास लिखा है, अनुप्रयास नहीं होगा, अनुप्रास होगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सौम्यता ही नारी का सच्चा खाली स्थान है, तो क्या है? आभूषण है, श्रृंगार है, श्रृंगार है या सौंदर्य है? तो सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। तो खाली स्थान है कि विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इस सहस्र भरा जाएगा, समक्ष, अधिकांश या प्रारब्ध? तो यहाँ पे देखिए भरा जाएगा अधिकांश। अधिकांश विवाहित जोड़े अब बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नए जीवन का आरंभ करते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, वसुधा का अर्थ बताना है। तो वसुधा का अर्थ क्या है? चंद्रमा है, धरती है या सुधा है या प्रकृति है? तो देखिए वसुधा का जो अर्थ होता है वो होता है धरती। धरती जो है वसुधा का अर्थ होता है, और भी वसुधा का पर्यायवाची है, जैसे पृथ्वी हो गया, भू हो गया, अवनी हो गया, मेदिनी हो गया या रसा। तो वसुधा, पृथ्वी, भू, अवनी, मेदिनी और रसा ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो वसुधा का क्या अर्थ हो जाएगा? धरती। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई। कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो इसमें जो सही है वो है रूपक अलंकार। जो कमल है, जो चरण है वो कमल के समान बताया जा रहा है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में मनु मानव जनु जानव आता है। श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही हो परंतु एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर।
इसमें श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार में शब्द एक ही शब्द दो बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका, ये यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसमें स्त्रीलिंग बताना है, तो ये क्या है, प्रकृति है, दुपट्टा है, फुल्का है या हीरा है। तो इसमें स्त्रीलिंग का चयन करना है तो वो हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन ए सही है। दुपट्टा, फुल्का और हीरा ये पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसमें काल बताना है, तो ऑप्शन ए में है कि पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी में है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी में है पूर्ण वर्तमान काल और ऑप्शन डी में है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल। तो उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें जो सही हो जाएगा वो पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी सही है। जब वाक्य से यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो रही है तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक गद्यांश आता है और उससे क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। इसका आंसर इसी में से ढूंढना होता है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, गद्यांश है कि हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी महिला हैं। मीरा कुमार का लोकसभा अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। उन्हें आज की दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है, बेमानी होगी। आइए अब हम इससे बने क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बेमानी का अर्थ क्या है। तो बेमानी का अर्थ बताना है, तो इसमें बेमानी का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, बेमानी का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है इसमें व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटु सत्य क्या है। तो कटु सत्य क्या है, महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। या महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है। तो इसमें बताना है कि क्या कटु सत्य है। तो इसमें देखिए जो कटु सत्य है वो है कि समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खाली स्थान, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, खाली स्थान आपको अधिकारपूर्वक कह सकूँ। तो इसमें क्या भरा जाएगा वो बताना है। तो इसमें जो है देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकारपूर्वक कह सकूँ। तो मैं और जो का ऑप्शन किस में मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर खाली स्थान था। तो बताइए इसमें क्या भरा जाना है। तो इसमें भरा जाना है, रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। भरपूर और संदेह का ऑप्शन है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो जिसमें आरंभ हुआ वो बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो ये 1955 से दिया जाता है, 1975 से दिया जाता है, 1945 से दिया जाता है या 1965 से दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 1955 से दिया जाता है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 1920 का यह पुरस्कार अनामिका को और उनके कविता टोकरी में दिगंत और थेरी गाथा 2014 के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना भी हंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए में है कि विरोधाभास अलंकार है, ऑप्शन बी में है उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी में है विप्सा अलंकार है और ऑप्शन डी में है कि अनुप्रास अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो हो जाएगा वो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसमें विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध का आभास हो किंतु वास्तव में विरोध न हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, चीनी मदारी और बिहारी चीनी मद्रासी और बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? तो इसमें बताना है कि ये स्थान बोधक है या अवस्था बोधक है या आकार बोधक है या दिशा बोधक है। तो चीनी मद्रासी और बिहारी देखिए यह स्थान से संबंधित है, तो यह स्थान बोधक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। यह प्रांतों का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे स्थान बोधक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, अंगार पर सिर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। तो अंगार सिर पर धर लेना, इसका अर्थ बताना है विनाशकारी बन जाना, मरने को उद्धत होना या दूसरे को डराना या कठिन विपत्ति सहना। तो अंगार सिर पर धर लेने का अर्थ होता है कठिन विपत्ति सहना। ऑप्शन डी सही है। और ये है अंतिम प्रश्न इस सीरीज का। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।